अच्छा किया। आज लिखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लिखिएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म, इन सब की बात डिस्कस की जाएगी। उससे पहले आपको हम एक दो टर्म आपको पढ़ाते हैं। लिखिएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी कि एच वेक्टर, एच वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी एच वेक्टर। देखिए किसी भी मटेरियल के अक्रॉस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा और उसके अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बराबर होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। बात आई समझ में? एक तो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया और चूंकि वो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया तो उस मैग्नेटाइजेशन की वजह से भी उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का सम होगा। बात आई समझ में? तो देखो when an external magnetic field, when an external magnetic field, when an external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field is applied to a material, to a material, to a material, है ना, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, है ना, उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। द मटेरियल गेट्स, द मटेरियल गेट्स, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड, द मटेरियल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। क्लियर है? और द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल, the total magnetic field, the total magnetic field, the total magnetic field, the total magnetic field inside the material, inside the material, inside the material is the sum of, is the sum of, is the sum of वेक्टर सम, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इज द वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड due to magnetization and magnetic field due to magnetization, due to magnetization, magnetic field due to magnetization, magnetization। समझिएगा बात को, समझ गए? आपने अगर किसी मटेरियल के अक्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हो गया, उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टर आ गया और उस मटेरियल के अंदर जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन के वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उन दोनों का वेक्टर सम होगा। बोलिए क्लियर है? बोलिए बोलिए। यस सर। हाँ, नाउ वी राइट अ इक्वेशन। अब हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ वी राइट एन इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा। एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस
आई वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। 12 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इस मोमेंट में हुआ है। एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर बाय म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। अब इसमें समझिए कि सिंबल क्या है। ये बी वेक्टर वही है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, जिसको आप कैलकुलेट कैसे किए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अब प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, है ना। ये बी वेक्टर वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। बी वेक्टर इज इक्वल टू नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मटेरियल। चलिए आई वेक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कितने एक्सटेंट तक वो मैग्नेटाइज हुआ, आई वेक्टर वो बता रहा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्लियर है? बोलो बोलो बाबू। यस सर। मतलब वो मैग्नेटाइज जो हुआ, मैग्नेटाइज जो हुआ वो किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हुआ, समझ गए, उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। तो आई वेक्टर इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, 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 इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और जो आपका एच वेक्टर है, एच वेक्टर, यही एच वेक्टर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाएगा। एच वेक्टर क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। समझ में आई बात? बोलिए बाबू। यस सर। हाँ, एच वेक्टर कहलाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, या ये भी कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक एक वर्ड पर गौर कीजिएगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्लियर? चलिए बी वेक्टर क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल। आई वेक्टर क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और एच वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। बोलो क्लियर इतना? बोलिए बाबू बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया सर। अब एक सिंपल सी बात, मान लो सना आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में अप्लाई किया, वैक्यूम में अप्लाई किया, तो वहां तो कोई मटेरियल है ही नहीं जो मैग्नेटाइज हो सके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। बोलो बाबू बोलो बोलो। मेरी बात नहीं समझ में आई? अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी वैक्यूम में अप्लाई किया तो वहां तो कोई मटेरियल है ही नहीं जो मैग्नेटाइज हो सके, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा, बोलिए कितना होगा, कितना होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कितना होगा? आवाज नहीं जा रही है क्या? माइनस म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी वैक्यूम के लिए, वैक्यूम के केस में जीरो। जीरो। मटेरियल रहेगा तब ना मैग्नेटाइज होगा, कोई मटेरियल ही नहीं है तो मैग्नेटाइज तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। हाँ, इन केस ऑफ वैक्यूम, इन केस ऑफ वैक्यूम, in case of vacuum there is no material to which can get magnetized, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी आई वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तब अगर आपको कोई पूछे कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हुई, तो एच वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्ट बोलोगे बी वेक्टर बटा कितना, म्यू नॉट, बी वेक्टर बटा कितना, म्यू नॉट। बात आई समझ में? बोलिए बाबू बोलिए।
Yes, sir. हाँ, वैक्यूम के केस के लिए आपका इक्वेशन रिड्यूस करके ये हो जाएगा एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बटा कितना म्यू नॉट। आइए ना आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज हम डील करते हैं। जैसे आप लोगों ने बायोट सावर्स लॉ पढ़ा, तो आप एक वायर में करंट को फ्लो करा करके वैक्यूम में आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, है ना। वैक्यूम में देखिए, जैसे मान लो ये कोई वायर है, ये कोई वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हुआ आई, और मान लो यहाँ पर पी कोई पॉइंट है, ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम है ना। आप क्या करते थे, एक डीएल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट आप लेते थे, डीएल वेक्टर, है ना, और करंट एलिमेंट आई डीएल वेक्टर, और आप पी का पोजीशन वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में लेते थे आर वेक्टर। तो ये बताइए कि इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये सब हिस्ट्री हो चुका है, पास्ट हो चुका है। बोलो क्लियर, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्स लॉ, the magnetic field due to current element ideal vector at p, याद कीजिए db वेक्टर, और ये बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर बटा आर क्यूब। क्लियर है। आप ये जान रहे हो कि पी पॉइंट वैक्यूम में है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 होगा। बोलो इंटेंसिटी ऑफ, Yes, sir. हाँ, फॉर वैक्यूम आप जान रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0। कोई मटेरियल ही यहां पर नहीं है तो मैग्नेटाइज क्या होगा, समझ गए। तो अब आपसे कोई पूछे कि पी पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, पी पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, है ना, पी पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होगा, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, बी वेक्टर बाई म्यू नॉट। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो। Yes, sir. Clear है. हाँ, the magnetic intensity at P, यानी DH वेक्टर आप लिख दीजिए, DH वेक्टर बराबर DB वेक्टर अपॉन म्यू नॉट, आई तो 0 है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन तो 0 है, तो बराबर DB वेक्टर कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डीएल वेक्टर अक्रॉस प्रोडक्ट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब बटा म्यू नॉट, और म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, तो बताओ मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी डीएच वेक्टर बराबर कितना हो गया, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर क्यूब, 4 पाई इंटू कितना आर क्यूब। ये पी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी निकला। क्या निकला बोलो, क्या निकला बोलो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ, ये था मैग्नेटिक फील्ड, और ये पी, ये जो निकाले आपने पी पॉइंट पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी। एक बात स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया सर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इक्वेशन जो लिखे थे हम जो मेन इक्वेशन लिखे थे, एच वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर बाई म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर, इसको आप जरूर याद रखिएगा। समझ गए बात को। अगर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ है एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में, तो ये बी उसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। आई क्या है,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर। और अगर वैक्यूम का केस है तो आई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलिए, आई वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो हो जाएगी, जीरो। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म हम आपको पहले ही बता देते हैं, लिखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, 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 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ही छोटी बात है लेकिन समझ लीजिए, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, है ना। मटेरियल की अब मटेरियल की बात आ गई, है ना, अब मटेरियल की बात आ गई। मैंने कहा कि कोई भी मटेरियल को आप जब एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे, है ना, तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। वो पूरा बात आएगा कि मैग्नेटाइज कैसे होता है, वो पूरी बात हम लाएंगे। अभी पहले समझ लीजिए, आप जब किसी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लाओगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। और कहा गया पारा और डाया के लिए, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, the intensity of magnetization, the intensity of magnetization is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional, directly proportional to magnetic intensity h vector, magnetic intensity ये हुआ I vector, ये intensity of magnetization directly proportional to magnetic intensity, magnetic intensity, magnetic intensity h vector। और कहा, और मैथमेटिकली लिखोगे तो I vector डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h vector, क्लियर है। और आप जब भी कांस्टेंट साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लिख सकते हैं I वेक्टर इज इक्वल टू जीटा, जैसे मोल फ्रैक्शन का सिंबल जीटा, जीटा इंटू एच वेक्टर। और जीटा एक कांस्टेंट है और इसी को कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं, बोलिए क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हाँ, जीटा एक कांस्टेंट है, जीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कहलाएगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलिए क्लियर, बोलिए बाबू लोग, बोलिए, बोलो। यस सर। और एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जीटा नेगेटिव होता है और पैरामैग्नेटिक के लिए जीटा पॉजिटिव होता है। याद रखोगे इस चीज को, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जो जीटा है यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा। और फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए आपका जो जीटा है वो आपका पॉजिटिव होगा। जीटा क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। समझ में आ गई बात? बोलिए बाबू, बोलिए। बोलो लाइबा। Yes, sir. अब हम लोग आते हैं डायामैग्नेटिज्म पर। डायामैग्नेटिज्म पर स्क्रीनशॉट लीजिए। डायामैग्नेटिज्म, ये जो मैंने इंट्रो दिया इसको जरूर याद रखिए, इस पे क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। समझ गया बात को? कुछ लोगों ने क्वेश्चन देखा भी होगा इससे रिलेटेड। समझ गया बात को? आइए, डायामैग्नेटिज्म, जैसे केमिस्ट्री में कार्बीन है, ट्रिपलेट और सिंगलेट, उसमें एक पैरामैग्नेटिक है और एक डायामैग्नेटिक है। बात आई समझ में? देखिए डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मॉडल से चलते हैं इसमें। डायामैग्नेटिज्म में आप जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा होता है। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। Yes, sir. हाँ, इन एन एटम, इन एन एटम, इन एन एटम, इन एन एटम, any electron revolves in circular loop, तो ध्यान से समझना इस बात को। in circular loop around the nucleus, around the nucleus। चलिए दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर लूप। देखिए, मान लो लूप ऐसा बनाते हैं अपने बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उससे फील आएगा एक तो। देखिए, ये मान लो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन -C, क्लियर है? ये मान लो सेंटर है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो मैंने कितने न्यूमेरिकल बनाए हैं, करंट बनेगा। क्या बनेगा बोलो, क्या बनेगा बोलो? Current बनेगा। करंट बनेगा। हाँ, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ करंट, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, a current is constituted in closed loop, हम ध्यान से समझिएगा बारीकी से एक एक पॉइंट को। करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के मोशन के बिल्कुल अपोजिट होगा। चूंकि याद करो, करंट के पहले ही क्लास में कह दिए थे, सेकंड राउंड में भी, कि नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करता है करंट उसके अपोजिट होता है। बोले थे? बोलो बोलो बाबू, बोलो। हाँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे है तो करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो ये मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हुआ। अब अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा है कि किसी भी लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो एक मैग्नेटिक डाइपोल उसमें डेवलप कर जाएगा। क्या डेवलप कर जाएगा बोलो? मैग्नेटिक डाइपोल। और मैग्नेटिक डाइपोल का मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ाए थे? करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। बोलो एरिया। करंट लूप में, करंट लूप में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या पढ़ाए थे? करंट इनटू एरिया। और बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल क्या पढ़ाए? और बार मैग्नेट में क्या पढ़ाए? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या? मैग्नेटिक लेंथ। पढ़ाए हैं ना? बोलिए बोलिए। Yes, हाँ, तो आइए देखिए, a current is constituted in the loop. Due to this current, a magnetic dipole moment, a magnetic dipole moment यानी करंट इनटू एरिया, फॉर्मूला ही लिख देते हैं,
करंट इनटू एरिया डेवलप्स, करंट इनटू एरिया डेवलप्स। ठीक है, अब ये बताओ इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालना कैसे सिखाए थे? दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को करंट के सेंस में मोड़ देना, करंट के सेंस में मोड़ देना, और अंगूठा को स्ट्रेच करना। अंगूठा को क्या करना? स्ट्रेच। वो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएगा। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। यही बताए थे। अपने दाहिने हाथ के चारों उंगलियों को करंट के सेंस में मोड़ देना और अंगूठा को स्ट्रेच कर देना, ये आपको बताएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो बाबू मेरे, ये डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। और इस लिहाज से आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब एक डाइपोल की तरह। मतलब इस लूप, अगर ये लूप है तो इसका एक फेस साउथ पोल और एक फेस नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। आप बोल सकते हो? बोलो बाबू, बोलो बोलो। यस सर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। यस सर। अब कहोगे सर, अब आप कैसे तय कीजिएगा कि ये साउथ पोल या ये नॉर्थ पोल, या ये नॉर्थ पोल या ये साउथ पोल? तो एम का डायरेक्शन देख करके देखो, एम का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है, आप देखिए, तो आपने बार मैग्नेट में क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। हमेशा क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। बोलो बोलो। यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल हमेशा साउथ टू नॉर्थ। इसका मतलब इस लूप का जो नीचे वाला फेस है वो हो जाएगा साउथ पोल, और ऊपर वाला फेस क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। नीचे वाला फेस विल बिहेव एज साउथ पोल और ऊपर वाला फेस बिहेव करेगा किसकी तरह? नॉर्थ पोल की तरह। बोलिए, एक फील मिला इसका? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। चलिए, यानी एक बात तो हम लोग पकड़ लिया, एक बात तो हम लोगों ने देख लिया कि एटम के अंदर कोई एक ही इलेक्ट्रॉन कुछ थोड़े है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और सारे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहे होंगे तो करंट फॉर्म करेंगे, और करंट फॉर्म करने के बाद सबके वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। बोलो क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। तो और सुनिए, मतलब किसी भी एटम में मैग्नेटिक डाइपोल मेजरली इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन की वजह से ही होता है। हालांकि न्यूक्लियस के अंदर भी मैग्नेटिक डाइपोल है, लेकिन वो सब बहुत कम होता है, बात आई समझ में? एटम के अंदर जो आप कह रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल, वो ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेजरली ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ, बोलो, इलेक्ट्रॉन। हाँ, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा फिल मैंने यहां पर देने की कोशिश किया, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो एटम में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, तो द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एन एटम, द मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ एन एटम इज मेजरली ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ these electrons। बोलिए क्लियर है? अब ये बताओ कि मान लो एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है, आपने सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया, और जब नेट डाइपोल मोमेंट निकाला, मान लीजिए 0 आ गया। ऐसा नहीं हो सकता है? क्या वेक्टर सम 0 नहीं होता है? बोलो बोलो बोलो। यस होता है। हाँ, तो अगर किसी भी एटम के अंदर अगर सारे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम हो करके अगर 0 दे दे, यानी एटम का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा। और ऐसे मटेरियल में ईच एटम के पास
कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। यही है डायामैग्नेटिक मटेरियल, और इसी फिनोमेना को बोलोगे डायामैग्नेटिज्म। क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिज्म। बोलिए क्लियर है? बोलिए। यस सर। जैसे सना याद कीजिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में किसी भी मॉलिक्यूल के पास पहले से कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता था। होता था क्या? बोलिए, होता था? नहीं होता था। क्योंकि उसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड किया हुआ होता था, इसलिए उसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता था। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल में भी प्रत्येक एटम के पास पहले से कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। समझी लाइबा? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। तो देखिए नाउ if magnetic dipole moment of each electron in an atom cancel each other, the net dipole moment of atom is zero. The net dipole moment of atom is zero. The net dipole moment मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, the net dipole moment of atom is zero. क्लियर है? तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर प्रत्येक एटम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो? जीरो हो, ऐसे मटेरियल को आप क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिक मटेरियल। और इस फिनोमेना को क्या बोलोगे? डायामैग्नेटिज्म। बोलिए क्लियर है? बोलिए। यस क्लियर है। सच मटेरियल, बहुत सिंपल वे में मैंने समझाने की कोशिश किया, बहुत सिंपल वे में, समझ गए? सच मटेरियल having atoms having no dipole moment या no magnetic dipole moment, is called diamagnetic material, and the phenomena is called diamagnetism. phenomena को क्या बोलेंगे? बोलिए। डायामैग्नेटिज्म। हाँ, and the phenomena is called diamagnetism. चलिए, इतना तो दिमाग में डाल दिया कि डायामैग्नेटिज्म होता क्या है। बोलो क्लियर? बोलिए। यस सर। और ये बताओ, केमिस्ट्री में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हो? बोलो। वहां भी एक तरीका है पढ़ने का डायामैग्नेटिक मटेरियल का। बोलिए तो लाइबा। सर वहाँ पे